हेलो प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। इनसे पहले वाले भाग में हमने पढ़ा था अक्षीय व निरक्षीय स्थितियों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के बारे में। अब हम पढ़ेंगे किसी भी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। यह थर्ड डेरिवेशन है हमारा, और ये विद्युत द्विध्रुव के कारण बात हो रहा है, यानी इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का निर्माण समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश यदि अल्प दूरी पर रखे जाए तो ऐसी व्यवस्था विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करने से पहले यहां पे ए बिंदु पर -q आवेश मान लेते हैं। ये ए बिंदु पर है और इनसे 2a डिस्टेंस पर एक दूसरा आवेश है, वो है +q आवेश जो बी बिंदु पर है। तो ये विद्युत द्विध्रुव का निर्माण हो गया। ये इसका हो गया सेंटर, ये डिस्टेंस a होगी, ये भी डिस्टेंस a। ये हमारा हो गया विद्युत द्विध्रुव का निर्माण। यहां पे किसी भी बिंदु पर बात हो रही है तो हम यहां पे एक बिंदु मानते हैं P, जो इस विद्युत द्विध्रुव के साथ में जो कोण बना रहा है वो कोण बना रहा है थीटा कोण। ये विद्युत द्विध्रुव के साथ में थीटा कोण बना रहा है यहां पे। इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहां पे इनको आगे समझने से पहले यहां पे देखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव है ना आघूर्ण, उसकी दिशा क्या होगी। हमने पहले वाले भागों में भी पढ़ा है कि विद्युत द्विध्रुव की दिशा होती है वो माइनस से प्लस की ओर होती है। यानी माइनस से प्लस की ओर होगी तो ये ऐसे चलेगा आगे, ये उसकी डायरेक्शन होगी विद्युत द्विध्रुव की। ये विद्युत द्विध्रुव की दिशा है। तो यहां पे पॉइंट आप और क्या मान सकते हैं कि यहां पे है P वेक्टर, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये हमारा देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा प्राप्त हो गई। तो यहां पे जो कोण थीटा बन रहा है तो वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दो घटकों में विभाजित होगा, और वो दो घटक क्या होंगे, ये यहां पे एंगल बन रहा है तो ये घटक होगा P cos थीटा वाला घटक, यानी ये होगा क्षैतिज घटक। और इसका जो 90 डिग्री कोण पर होगा वो दूसरा अन्य घटक होगा, और वो घटक होगा इनके साथ में 90 डिग्री का कोण वाला घटक। और ये घटक होगा P sin थीटा, यानी ऊर्ध्वाधर घटक। हमें फाइनली बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माइनस से प्लस Q आवेश की और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है। तो इसके दो घटक प्राप्त हुए, वो P cos थीटा और P sin थीटा प्राप्त हुए। क्योंकि यहां पे ये कोण बन रहा है थीटा कोण, तो ये वाला घटक होगा P cos थीटा एंगल के साथ में वो, और इसका ऑपोजिट 90 डिग्री पर है वो होगा P sin थीटा ऊर्ध्वाधर घटक। ये हो गया किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए डायग्राम हो गया। अब इसमें हम आगे समझेंगे कि P cos थीटा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। इसको हम E1 मान लेते हैं, और P sin थीटा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इसको E2 मान लेते हैं। तो E1 और E2 का ज्ञात करेंगे मान, और उसके बाद में परिणामी तीव्रता ज्ञात करेंगे, और वही क्या होगी, किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो यहां पे करते हैं शुरू डेरिवेशन। तो क्षैतिज घटक
क्षैतिज घटक P cos थीटा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमें फाइनली बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और ये क्षैतिज घटक भी उसी दिशा में है, यानी ये वाला अक्षीय रूप वाला फॉर्मूला कार्य करेगा यहां पे। तो अक्षीय रूप में क्या होता है फॉर्मूला, वो होता है 2k/r³ और P की जगह P का कौन सा कंपोनेंट लेंगे, क्षैतिज घटक, यानी यहां पे P cos थीटा लेंगे, क्योंकि घटकों के रूप में विभाजित हो गया तो तीव्रता ये लिखेंगे। और ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार ऊर्ध्वाधर घटक के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ऊर्ध्वाधर घटक P sin थीटा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां पे P sin थीटा वाला घटक है वो इस बिंदु से 90 डिग्री पर है। इसका मतलब ये निरीक्षीय स्थिति वाला फॉर्मूला यहां पे कार्य करेगा। तो निरीक्षीय स्थिति में होता है वो फॉर्मूला होता है k/r³ और P की जगह यहां पे लिखेंगे P sin थीटा वाला घटक। इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये निरीक्षीय स्थिति का फॉर्मूला कार्य करेगा यहां पे। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। फर्स्ट और सेकंड को परिणामी रूप में सॉल्व करेंगे तो हमें बिंदु P पर परिणामी रूप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होगी। और वो ज्ञात करने के लिए यहां पे दो सदिश रूप में परिणामी सदिश ज्ञात करने का फॉर्मूले से ज्ञात होगा। यानी परिणामी तीव्रता, और परिणामी तीव्रता ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है वो होता है E रूट के अंदर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। ये परिणामी तीव्रता ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा। यहां पे आप देख सकते हैं E1 और E2, इनसे फर्स्ट पेज पर आप देख सकते हैं कि यहां पे E1 और E2 दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर हैं, यानी यहां पे कोण बना हुआ 90 डिग्री का कोण बना। इसका मतलब E1 और E2 के मध्य का कोण है वो है 90 डिग्री, यानी इन दोनों के मध्य जो कोण है वो थीटा 90 डिग्री है। और यहां पे 90 पुटअप करेंगे तो हमें प्राप्त होगा E बराबर रूट में E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस ये पार्ट क्या हो जाएगा 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू है वो क्या होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। उस कंडीशन में ये भाग 0 हो जाएगा, यानी केवल E बराबर रूट में E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर होगा। यानी इसको आप इक्वेशन क्या दे दो, थर्ड इक्वेशन। अब समीकरण 1 व 2 से E1 और E2 के मान किस में रखना है, समीकरण नंबर 3 में रखना है, तो हमें फाइनली तीव्रता प्राप्त होगी। समीकरण 1 व 2 से E1 व E2 के मान समीकरण 3 में रखने पर और समीकरण 3 में रखेंगे तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी वो क्या होगी, देखो E बराबर रूट के अंदर E1 और E1 की वैल्यू ये E1 की थी अक्ष स्थिति पर इस घटक के कारण, यानी 2kp cos θ/r³, और E2 की वैल्यू क्या है kp sin θ/r³। ये दोनों वैल्यू वहां पे रखनी है समीकरण नंबर 3 में। तो यहां पे हो जाएगा 2kp cos θ/r³ इन पूरे का स्क्वायर
प्लस KP cos थीटा, यहाँ पे 2 KP cos थीटा अपॉन आर क्यूब, तो ये तो होगा अक्षीय स्थिति का, और KP sin थीटा अपॉन आर क्यूब ये होगा निरक्षीय स्थिति का, ये इनका स्क्वायर। इनका वर्ग करेंगे तो 2 का 4 K स्क्वायर P स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर की पावर 3 और पूरे का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे लिखेंगे K स्क्वायर P स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर की पावर 3 और उनका स्क्वायर। जो कॉमन आ रहा है उनको कॉमन लीजिए, तो इन दोनों में K स्क्वायर है, इन दोनों में भी है, तो K स्क्वायर कॉमन आ गया, P स्क्वायर दोनों में कॉमन आ गया, अपॉन में आर की पावर 3 और स्क्वायर दोनों में है, तो ये भी कॉमन आ गया। पीछे क्या बसा इसमें देखो, एक तो 4 और एक कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस और यहां पे बसा केवल और केवल साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें स्क्वायर और रूट हैं, तो वो संख्या गुणनफल के रूप में भी है यहाँ पे, तो वो संख्या बाहर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे K बार, P भी बाहर, R की पावर 3 और स्क्वायर है, स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट होंगे तो R क्यूब बाहर आएगा, रूट के अंदर बसेगा, वो बसेगा ओनली फॉर 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इनको और भी सॉल्व कर सकते हैं। आप ये मत सोचना कि यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होगा, क्यों? क्योंकि इसके गुणे के अंदर 4 है और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 होता तो फिर कॉमन आके समीकरण बन जाती, इसमें डायरेक्ट समीकरण नहीं बनेगी, तो इनको और भाग में तोड़ना पड़ेगा। चलो इनको क्या तोड़ेंगे, 3 + 1 में तोड़ेंगे इनको, यानी E बराबर KP अपॉन आर क्यूब, और वो रूट के अंदर 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 कॉस स्क्वायर थीटा। 4 को तोड़ेंगे 3 + 1 में, और प्लस में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये वाली इक्वेशन बन गई, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1, तो ये हो जाएगा KP अपॉन आर क्यूब, और रूट के अंदर बन जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, और यही हमें फाइनली फॉर्मूला प्राप्त हुआ, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का फॉर्मूला। अब इसमें आप अक्षीय स्थिति का भी कर सकते हैं, निरक्षीय स्थिति का भी कर सकते हैं, और अलग अलग एंगल पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। चलो इनका थोड़ा एनालिसिस करते हैं। कि यहां पे स्थितियां अलग अलग करेंगे, तो फर्स्ट स्थिति यदि, यानी अक्षीय स्थिति पर भी यहां पे कह सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट है वो है अक्षीय स्थिति के लिए, अक्षीय स्थिति की बात की जाए तो यहां पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रखेंगे, और या फिर आप 180 डिग्री भी रख सकते हैं अक्षीय स्थिति के लिए, 180 डिग्री। जब ये मान यहां पे पुटअप करेंगे थीटा की जगह, तो हमें प्राप्त होगा, वो होगा E इक्वल टू KP अपॉन आर क्यूब, और रूट के अंदर 3 कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 1 KP अपॉन आर क्यूब, रूट के अंदर 3 इंटू कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, पहले गुणनखंड होगा उनके बाद में योग, तो ये टोटल बनेगा, वो बनेगा E इक्वल टू KP अपॉन आर क्यूब, रूट के अंदर 3 + 1, यानी टोटल 4 होंगे, और 4 क्या होगा, रूट के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये बनेगा 2, यानी फाइनली ये लिख सकते हैं E इक्वल टू क्या होगा, 2 KP अपॉन आर क्यूब। ये वाला फॉर्मूला आपने अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में, ये भी फॉर्मूला लास्ट में प्राप्त हुआ था हमें, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी ये ज्ञात कर सकते हैं। इसमें 180 डिग्री रख के भी करोगे तो वो भी अक्षीय स्थिति का होगा, तो 180 डिग्री रखते हैं इसमें।
तो E इजिकल टू प्राप्त होगा, वो होगा KP अपॉन आर क्यूब रूट के अंदर 3 कॉस स्क्वायर 180 डिग्री प्लस 1 KP अपॉन आर क्यूब रूट के अंदर 3 कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है पता है? -1। कैसे ज्ञात होगी? कॉस 180 प्लस 0 डिग्री कर सकते हैं। 180 में नो चेंज, यानी फंक्शन चेंज नहीं होगा, और क्वाड्रेंट होगा वो क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट होगा। थर्ड में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। 180 में नो चेंज, लेकिन क्वाड्रेंट थर्ड होगा, थर्ड में कॉस क्या होगा? नेगेटिव, यानी नेगेटिव कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 0 डिग्री का मान 1 होगा। फाइनली 180 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई? -1। यहाँ पे -1 होगा लेकिन स्क्वायर हो रहा है, तो ये सेम होगा, क्योंकि इन -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 होगा, यानी सेम कंडीशन बनेगी। तो ये बनेगी KP अपॉन आर क्यूब रूट के अंदर 3 + 1, यानी ये भी हो जाएगा 4 और ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, यानी 2 KP अपॉन आर क्यूब। सही 180 डिग्री पर रखो या 0 डिग्री पर रखो, अक्षीय स्थिति का फॉर्मूला प्राप्त होगा हमें। अब यहाँ पे आप 90 डिग्री पर रखकर निरीक्षीय स्थिति इक्वेटोरियल पोजीशन पर आप ज्ञात कर सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब सेकंड स्थिति में, सेकंड केस में हम समझेंगे निरीक्षीय स्थिति के लिए और निरीक्षीय स्थिति के लिए थीटा इजिकल टू होगा 90 डिग्री, तो वो होगा E इजिकल टू KP अपॉन आर क्यूब और रूट के अंदर 3 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री और प्लस 1। कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी आपको पता ही है, वो होती है 0। 0 का स्क्वायर 0, यानी 3 से गुणा करेंगे 0, यानी ये टोटल भाग 0 हो जाएगा। 1 जोड़ेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा, और ये फाइनली फॉर्मूला प्राप्त हुआ वो KP अपॉन आर क्यूब, क्योंकि ये रूट के अंदर 1 होगा और 1 भी क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये बनेगा 1 आगे आएगा, तो ये बनेगा KP अपॉन आर क्यूब। ये भी E का फॉर्मूला प्राप्त हो गया। कौन सी स्थिति पर? निरीक्षीय स्थिति पर। अक्ष और निरीक्षीय स्थिति पर भी ज्ञात कर लिया हमने। आप इसमें ये भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि यदि थीटा इजिकल टू 60 डिग्री है तो क्या होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और थीटा इजिकल टू 45 डिग्री है, उस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इनकी कैलकुलेशन अप में कीजिए। अब ये टॉपिक होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित कंप्लीट। अब हम आगे पढ़ेंगे कि सदिश क्षेत्रफल क्या होता है, और सदिश क्षेत्रफल के बाद में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, और उसके बाद में आएगा गाउस का नियम और गाउस नियम के अनुप्रयोग, और उसके बाद में न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं वो। चलो अगले भाग में हम पढ़ते हैं क्षेत्रफल सदिश। अच्छा टॉपिक है ये भी। क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश का मतलब होता है कि कोई भी एरिया होगा ना, उनका एक निश्चित डायरेक्शन होगी, यानी किसी भी यहां पे पृष्ठ होगा, उस पृष्ठ का लंबवत घटक क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल सदिश। यहां पे डायग्राम की सहायता से समझते हैं कि क्षेत्रफल सदिश क्या है। मान लेते हैं ये कोई पृष्ठ है, और इस पृष्ठ के जो आप लंबवत रखोगे, मान लो ये वाला यहां पे मार कर ये रखा इसमें 90 डिग्री पर, तो ये वाला पृष्ठ है ना, हमेशा क्या बताएगा? ये पृष्ठ हमेशा एक निश्चित डायरेक्शन को बता रहा है, यानी किसी भी तल के अभिलंब, किसी भी तल पर अभिलंब खींचोगे उसी को क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल सदिश। जैसे इस बिंदु से हम इन पर अभिलंब खींच रहे हैं,
तो ये अभिलंब क्या होगा? मान लो ये अभिलंब खींच रहे हैं, ये यानी ये इस तल के लंबवत हैं, यानी 90 डिग्री पर हैं ऐसे, या उस साइड में भी आप 90 डिग्री पर ये खींच सकते हैं। यानी मान लो ये कोई पृष्ठ है तो ये 90 डिग्री वाला, और या इस दिशा में ये 90 डिग्री वाला, यानी कोई भी पृष्ठ के अभिलंब किसी पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब ही क्या कहलाता है? क्षेत्रफल सदिश। चलो लिखते हैं इसकी परिभाषा। किसी पृष्ठ या फिर कह सकते हैं सतह, किसी पृष्ठ या सतह के अभिलंब को क्षेत्रफल सदिश कहते हैं, क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। यहां पे एक और भी डायग्राम से समझ सकते हैं ये वाला, कि मान लो यहां पे ये भी 2D में है, इस पर आप अभिलंब खींचो, कैसे भी खींच सकते हैं, आप ऐसे भी खींच सकते हैं क्योंकि ये 90 डिग्री पर ही होगा। तो ये वाला जो भाग हैं, जो डायरेक्शन बता रहे हैं, वही क्या है इसका? क्षेत्रफल सदिश, यानी ए वेक्टर। यानी किसी पृष्ठ के अभिलंब को ही क्षेत्रफल सदिश कहते हैं, यानी क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। यह बात हो गई क्षेत्रफल सदिश की। अब यहां पे आगे समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, यानी विद्युत फ्लक्स क्या होगा। विद्युत फ्लक्स को समझेंगे अब। अच्छा टॉपिक है, बहुत ही धमाकेदार टॉपिक है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स कहें या इसको प्रवाह कह सकते हैं, जिसको फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, फाई। यानी विद्युत फ्लक्स या विद्युत का प्रवाह। ये विद्युत का प्रवाह क्या होता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से जितनी विद्युत बल रेखाएं निकली हैं, आपने पहले वाले भागों में पढ़ा होगा कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, इसके क्या गुणधर्म हैं। यानी विद्युत बल रेखाएं होती हैं किसी आवेश के चारों ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं, या जिस पथ पर आवेश गमन करता है वो विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। और उसके बाद में इसकी अलग अलग प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है या प्रवाह क्या होता है। यानी यह भी एक प्रकार की घटना है, और वो क्या है? बंद पृष्ठ से संबंधित है। यानी मान लेते हैं कोई ये पृष्ठ है, और इस पृष्ठ के अंदर से विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। ये इसके अंदर प्रवेश कर रही हैं और यहां से निकल रही हैं, और ये हमारा क्या है? यहां पे बंद पृष्ठ या बंद सतह, और ये इनसे गुजरने वाली हैं, और ये हैं ई वेक्टर, यानी विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं। बहुत सिंपल टॉपिक है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं को ही क्या कहेंगे? विद्युत फ्लक्स या विद्युत प्रवाह। यानी बंद पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं को ही क्या कहेंगे? विद्युत फ्लक्स। अब आपने अभी तो समझा है ना क्षेत्रफल सदिश को। यानी क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर ही विद्युत फ्लक्स निर्भर करता है। यानी विद्युत बल रेखाओं के
विद्युत बल रेखाएं जिस दिशा में गुजरी हैं उस दिशा के कितने डिग्री पर आप विद्युत या बंद पृष्ठ आप ले रहे हो। यानी सिंपल सी भाषा में कहें तो विद्युत फ्लक्स केवल दो राशियों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी? एक तो ई वेक्टर पर, ई वेक्टर पर यानी विद्युत बल रेखाओं की तीव्रताओं पर। यानी ये मानो कि विद्युत बल रेखाएं यदि दूर दूर हैं यानी उसकी तीव्रता कम है तो विद्युत फ्लक्स भी कम होगा। और दूसरी बात ये इस पर भी निर्भर करती है कि इसका क्षेत्रफल सदिश कैसा है, यानी यहां पे इनका क्षेत्रफल सदिश किस दिशा में है। मान लो इस दिशा में क्षेत्रफल सदिश, मान लो यहां पे इस दिशा में इनका क्षेत्रफल सदिश है, ये ए वेक्टर है इस दिशा में, तो ये विद्युत क्षेत्र के साथ में कौन बनाएगी? थीटा कोण बनाएगी। तो ये थीटा कोण बनाएगी तो इसका एक फॉर्मूला फाइंड होता है विद्युत फ्लक्स का, और वो ज्ञात करने से पहले इनकी परिभाषा लेके लेते हैं। परिभाषा क्या होगी कि किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से या बंद सतह से गुजरने वाली, बंद सतह या पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी इस बंद पृष्ठ से कितनी विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं उसी को क्या बोलेंगे? विद्युत फ्लक्स। अब एक फॉर्मूला फाइंड होता है, उनको सॉल्व यहां पे करते हैं। क्या होता है देखो, विद्युत फ्लक्स है वो होगा फाई इजिकल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। मैंने पहले ही बताया था कि विद्युत फ्लक्स दो राशियों पर निर्भर करता है, एक तो हो गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूसरा हो गया उसका सदिश क्षेत्रफल। सदिश क्षेत्रफल यानी किसी पृष्ठ के पर खींचा गया अभिलंब क्या कहलाता है? सदिश क्षेत्रफल। ये वाला फॉर्मूला होगा। आप एक और भी परिभाषा दे सकते हैं विद्युत फ्लक्स की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल विद्युत फ्लक्स कहलाता है। यानी ये डॉट प्रोडक्ट है, यानी कौन सा गुणनफल है? अदिश, अदिश गुणनफल। ये इसका अदिश गुणनफल है। दो सदिशों का अदिश गुणनफल हमेशा एक अदिश राशि प्राप्त होती है, यानी विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। अब यहां पे डॉट ये हटाएंगे तो यहां पे क्या आएगा? ई ए कॉस थीटा। कौन सा घटक? कॉस थीटा वाला घटक आएगा साथ में। यानी अब यहां पे कॉस थीटा होगा, वो कौन सा कोण होगा? ये कोण है ना, वो ये इन दोनों के मध्य का कोण है। यानी ये एंगल पर भी निर्भर करता है फ्लक्स कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, ए वेक्टर और ई वेक्टर के मध्य का एंगल कितना है। कॉस में आप देख सकते हैं, कॉस थीटा में आप देख सकते हैं कि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक वैल्यू क्या होती है? 0 डिग्री से 90 डिग्री तक वैल्यू घटती है कॉस में। तो इनका मतलब यह हुआ कि कोण बढ़ने पर इन दोनों के मध्य ये एंगल जितना बढ़ेगा विद्युत फ्लक्स उतना ही कम होगा। चलो इसको और अच्छे से डायग्राम बना के समझते हैं, परंतु उनसे पहले इनका मात्रक क्या है, उसकी विमा क्या है और इसकी प्रकृति क्या है उनको भी समझते हैं। तो यह हो गया इसका मात्रक। मात्रक क्या बनेगा देखो, E का मात्रक क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपने पहले ही फॉर्मूला पढ़ा होगा। E बराबर होता है F अपॉन Q, यानी न्यूटन अपॉन कूलम, न्यूटन अपॉन कूलम।
तो ये इसका मात्रक बन गया न्यूटन अपॉन कूलम, ये हो गया ई का, परंतु ये क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल का क्या होता है मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। ये बन गया विद्युत फ्लक्स का मात्रक, परंतु इसको और भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इनको कन्वर्ट कैसे करोगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का और भी मात्रक हमने फाइंड किया है, और वो क्या है, इनको और कन्वर्ट करेंगे तो इसको वोल्ट अपॉन मीटर भी लिख सकते हैं, वोल्ट अपॉन मीटर। तो इनको और आगे कन्वर्ट करेंगे तो यहां में और क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, इनका होगा वोल्ट अपॉन मीटर, लेकिन मीटर स्क्वायर और गुणनफल में है, ये इनसे कैंसिल आउट। तो फाइनली और हमें फॉर्मूला प्राप्त हुआ, वो वोल्ट मीटर प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, वोल्ट मीटर। अब ये भी इसका मात्रक कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं। अब हम इनकी विमा की बात करेंगे कि इनकी विमा क्या होती है। यहां से भी आप विमा ज्ञात कर सकते हैं, न्यूटन की होती हैं M1 L1 T-2, कूलम की होती हैं A1 T1, और मीटर स्क्वायर की होगी L स्क्वायर। तो फाइनली हमें विमा प्राप्त हुई, यहां पे कैंसिल आउट नहीं होंगे, T ऊपर जाएगा, घात माइनस की 1 हो जाएगी। तो फाइनली हमें प्राप्त हुआ वो M1 L2 और 1 कितना हो गया 3, T कितना है -2, ये ऊपर जाएगा और -1 हो जाएगा, यानी T भी -3 और A -1। ये हमें फाइनली विमा प्राप्त हो गई विद्युत फ्लक्स की। अब यहां पे इसकी प्रकृति आपको पहले ही बता दिया है कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल है, इसका मतलब ये एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फलक इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब ये तो विद्युत फ्लक्स की बात हो गई, यानी किसी बंद पृष्ठ हैं उनसे कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं, उसी को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। हमने फॉर्मूला ये लिखा, उनकी सहायता से इसका मात्रक और विमा फाइंड की। अब हम इसमें समझेंगे कि विद्युत फ्लक्स कितने प्रकार के हो सकते हैं, और उनके बाद में पढ़ेंगे गाउस का नियम। अब हम समझते हैं कि विद्युत फ्लक्स मुख्यतः कितने प्रकार का होता है। विद्युत फ्लक्स दो प्रकार का होता है, एक होता है धनात्मक और एक होगा ऋणात्मक। धनात्मक और ऋणात्मक क्या होता है उनको समझते हैं, यानी फ्लक्स के प्रकार। फ्लक्स के प्रकार, तो जो पहला प्रकार होगा वो होगा धनात्मक फ्लक्स, और दूसरा होगा वो होगा ऋणात्मक फ्लक्स। कि इसमें धनात्मक और ऋणात्मक फ्लक्स का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल है। किसी बंद पृष्ठ में जब विद्युत बल रेखाएं प्रवेश करेगी तो उसको बोलेंगे ऋणात्मक फ्लक्स, और जब उनमें से निर्गत होगी तो उसको बोलेंगे धनात्मक फ्लक्स। बहुत सिंपल है। यानी कोई बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ में जो रेखाएं प्रवेश कर रही हैं उसी को क्या कहेंगे कि यह फ्लक्स क्या है, नेगेटिव फ्लक्स है। यानी किसी बंद पृष्ठ में, ये बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ के अंदर विद्युत बल रेखाएं प्रवेश करेगी तो प्रवेश को ही क्या बोलेंगे, ऋणात्मक फ्लक्स। यानी विद्युत बल रेखाओं का प्रवेश और यहां पे धनात्मक फ्लक्स का मतलब क्या होगा कि विद्युत बल रेखाएं प्रवेश करेगी तो यहां से निर्गत भी होगी। यानी किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत बल रेखा है ना, उसी को क्या बोलेंगे, ई वेक्टर का निर्गत। यह होगा निवेशी और यह होगा निर्गत। यानी किसी बंद पृष्ठ से विद्युत बल रेखाओं का निकलना क्या कहलाएगा,
धनात्मक फ्लक्स कहलाएगा। बहुत सिंपल है, प्रवेश करना ऋणात्मक और यहां से इनसे निर्गत होना या निकलना क्या कहलाएगा, धनात्मक फ्लक्स। ये हो गए फ्लक्स के प्रकार। लेकिन इसमें आप ये भी समझ सकते हैं कि कॉस की वैल्यू के अकॉर्डिंग आप इसमें भी ऐसे भी बता सकते हैं कि ई बराबर, सॉरी, यहां पे फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा। अभी तो पढ़ा हमने। तो ऋणात्मक फ्लक्स कब बनेगा, ये नेगेटिव कब आएगा, यानी 90 डिग्री से कम पर तो पॉजिटिव होता है। यानी थीटा की वैल्यू यदि 90 से कम है, यानी 90 डिग्री से कम है, उस कंडीशन में फ्लक्स होगा ना, वो फ्लक्स होगा पॉजिटिव। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर जाने पर, यानी कोण बढ़ने पर फ्लक्स में कमी आती है, लेकिन 0 डिग्री से कॉस की वैल्यू भी आप देख सकते हैं कि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, यानी फर्स्ट चतुर्थांश के अंदर कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी ऑल फलन पॉजिटिव होते हैं जिसमें कॉस भी पॉजिटिव है। यानी 90 डिग्री से कम कोण पर, 90 डिग्री से कम कोण पर जो निर्गत होगी ना विद्युत बल रेखाएं, तो फ्लक्स क्या कहलाएगा, धनात्मक फ्लक्स। और इसमें कह सकते हैं कि 90 डिग्री से अधिक कोण पर जो रेखाएं इसमें प्रवेश करती हैं, तो उस समय फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव फ्लक्स होगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट आप अच्छे से ध्यान रखना। यानी 90 डिग्री से कम कोण पर फ्लक्स धनात्मक, 90 डिग्री से अधिक कोण पर, यानी आप सेकंड चतुर्थांश में देख सकते हैं 90 डिग्री से 180 डिग्री तक, ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड, और सेकंड में फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी कॉस की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये दोनों कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं। धनात्मक फ्लक्स का मतलब हो गया किसी बंद पृष्ठ से निर्गत होने वाली विद्युत बल रेखाओं को धनात्मक फ्लक्स, और किसी बंद पृष्ठ में प्रवेश करने वाली विद्युत बल रेखाओं को ऋणात्मक फ्लक्स कहते हैं। ये वाला 90 डिग्री से कम कोण पर फ्लक्स होगा और ये वाला 90 डिग्री से अधिक कोण पर फ्लक्स होगा। ये बात हो गई विद्युत फ्लक्स के प्रकार के बारे में। अब इसमें और भी समझेंगे कि फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है। और अब इसमें स्थितियां समझेंगे कि फर्स्ट स्थिति यहां पे समझ रहे हैं, ये रखे गए विद्युत बल रेखाओं के अनुदिश रख रहे हो, उसके लंबवत पृष्ठ को रख रहे हो, कितने कोण पर रख रहे हो, उस पर निर्भर करता है कि विद्युत फ्लक्स क्या होगा। यानी पहली स्थिति और फर्स्ट में हम समझ रहे हैं कि यदि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लंबवत पृष्ठ रखा जाए, इसका मतलब क्या हुआ, यदि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लंबवत पृष्ठ रखा जाए, यानी मान लेते हैं कि विद्युत बल रेखाएं इस डायरेक्शन में गुजर रही हैं, डायग्राम बना के समझते हैं इनको। ये विद्युत बल रेखाओं की दिशा है, यानी इस दिशा में विद्युत बल रेखाएं आगे बढ़ रही हैं। अब इसके लंबवत पृष्ठ रखा जाए, इसका मतलब क्या हुआ, इसके लंबवत पृष्ठ का मतलब क्या हो गया कि विद्युत बल रेखाएं ऐसे गुजर रही हैं और आप पृष्ठ को कैसे रख रहे हो, ऐसे 90 डिग्री पर, और ऐसे इसमें पृष्ठ को रखोगे तो इसका सदिश क्षेत्रफल क्या होगा, आप खुद बता दो, या तो मेरी तरफ या उस दिशा में होगा। यानी पृष्ठ को आप 90 डिग्री पर रखोगे, लेकिन उस पृष्ठ का सदिश क्षेत्रफल क्या होता है, आपने अभी तो पढ़ा है। सदिश क्षेत्रफल क्या होगा, उस तल के लंबवत, या तो अंदर की ओर या बाहर की ओर। यानी यहां पे आप एक पृष्ठ लोगे,
मान लो कोई ये पृष्ठ है, और इस पृष्ठ का जो सदिश क्षेत्रफल है वो भी इसी दिशा में है। यानी समझ में आ रहा है ना आपको, ये इनका सदिश क्षेत्रफल होगा और ये सदिश क्षेत्रफल की दिशा है ए वेक्टर। यानी इस विद्युत बल रेखाओं के लंबवत ऐसे पृष्ठ को रखोगे तो इनमें से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं, मान लो ये पृष्ठ है कोई, और इस पृष्ठ को लंबवत रख रहे हो तो इसका सदिश क्षेत्रफल या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा। तो इनमें से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या मैक्सिमम होगी, और जो एंगल बनेगा किन के मध्य एंगल, ए वेक्टर और ई वेक्टर, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और सदिश क्षेत्रफल के मध्य बना कोण। चलो क्या होता है फॉर्मूला फ्लक्स का, फाई इक्वल टू होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। फाई इक्वल टू क्या होगा, ई ए कॉस थीटा। इसमें आप देख सकते हैं एंगल क्या है, दोनों एक ही दिशा में हैं, पृष्ठ तो लंबवत रखा हुआ है लेकिन उसका सदिश क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही दिशा में है, यानी कोण होगा 0 डिग्री। और यहां पे 0 डिग्री रखेंगे तो फिर फाई बराबर ई ए कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। क्या होती है 1। तो फाई बराबर प्राप्त होगा ई ए गुणा 1, यानी फाइनली हमें प्राप्त हुआ ई ए, यानी ये वैल्यू क्या है, मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम फ्लक्स है। ये हो गया मैक्सिमम फ्लक्स, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और सदिश क्षेत्रफल का गुणनफल ही क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स है। ये कब प्राप्त होगा, जब उसको लंबवत रखेंगे, कोई भी पृष्ठ है वो विद्युत बल रेखाओं के लंबवत रखेंगे। सेकंड स्थिति क्या है, यदि विद्युत बल रेखाएं इस दिशा में हैं, ये मान लो विद्युत बल रेखाओं की दिशा है और आप पृष्ठ रख रहे हो, ये लंबवत नहीं रख रहे हो, या आप समांतर रख रहे हो ऐसे, तो उस कंडीशन में सदिश क्षेत्रफल ऊपर की ओर होगा, इस तल के ऊपर की ओर होगा, यानी एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। उस कंडीशन में फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा, यानी मिनिमम होगा। उनको भी समझते हैं। यानी सेकंड स्थिति क्या है, यदि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के समांतर पृष्ठ रखा जाए, समांतर पृष्ठ रखा जाए, समांतर रखेंगे, उस कंडीशन पर विद्युत फ्लक्स क्या होगा उसकी गणना करेंगे। अब यह हो गई विद्युत क्षेत्र रेखाएं ई वेक्टर। अब इसके समांतर पृष्ठ रखने का मतलब है कि विद्युत बल रेखाओं की दिशा तो ये है, लेकिन आप पृष्ठ रख रहे हो ऐसे रख रहे हो, तो इसका सदिश क्षेत्रफल होगा ना वो लंबवत होगा ऊपर की ओर, यानी इस दिशा में भी यहां पे पृष्ठ रख कर देखते हैं क्या होगा। ये ऐसे इसमें पृष्ठ रखा है, इसका सदिश क्षेत्रफल होगा वो है ऊपर की ओर है ऐसे, ये हो गया इसका सदिश क्षेत्रफल। तो इस कंडीशन में ये n कैप मानो, या फिर इसको a वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों के मध्य जो एंगल है ना वो है 90 डिग्री का। पृष्ठ को तो समांतर रखा है, लेकिन ये विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ ऐसे रखा है, तो सदिश क्षेत्रफल 90 डिग्री पर होगा। उस कंडीशन पर भी आप विद्युत फ्लक्स की गणना कर सकते हैं, और फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है पे 90 डिग्री, यानी कॉस 90 डिग्री बराबर क्या होगा 0।
उस कंडीशन में फाई इजिकल टू क्या होगा, ई ए गुणा कॉस 90 डिग्री, यानी ई ए गुणा 0, यानी फाइनली फ्लक्स क्या हो गया, 0। क्यों? क्योंकि विद्युत बलरेखाओं के समांतर पृष्ठ रखोगे तो इस पृष्ठ में से विद्युत बलरेखाएं नहीं गुजरेगी, तो फ्लक्स क्या होगा, 0। अब इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। ये मान लो कोई भी बंद पृष्ठ है, जब ये बाहर से विद्युत बलरेखाएं गुजरेगी ना, तो यहां पे फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि इस बंद पृष्ठ से विद्युत बलरेखाएं नहीं गुजर रही हैं, तो फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। कंडीशन क्या है कि विद्युत फ्लक्स उसी को बोलेंगे जब इसके अंदर से विद्युत बलरेखाएं गुजरेगी, उसी को ही विद्युत फ्लक्स कहेंगे। तो ये हो गई इनकी सेकंड स्थिति कि यानी आप इसको समांतर पृष्ठ को रखोगे तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो वो मिनिमम होगा, यानी यहां पे क्या होगा, शून्य प्राप्त होगा। क्या होगा, शून्य प्राप्त होगा। यह बात हो गई विद्युत फ्लक्स के बारे में, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अब हम आगे समझेंगे कि गॉस का नियम क्या है, जो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट भाग में। और शुरुआत से देखना है इस चैप्टर को, ऐसा नहीं कि आप बीच में से स्टार्ट कर रहे हो। शुरुआत से कंटिन्यू चैप्टर को देखोगे, यहां पे प्रत्येक भाग को कंटिन्यू देखोगे तो ही अच्छे से समझ में आएगा एक एक टॉपिक। तो जुड़े रहिए नेक्स्ट भाग में भी आप। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।